हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयांश लेक्चरर। तो आज हम कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, आज उसका हम फुल रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी वीडियो स्किप मत करना और पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखना और नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले हम इसके किन्हीं दो पॉइंट, एक होता है एल्गोरिथम, आप पढ़ेंगे इसके आगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका, ये दो शब्द आपको मिलेंगे। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपको दो शब्द मिलने वाले हैं आगे जाके। अच्छा, आप पूछोगे सर एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। तो एल्गोरिथम को हम जैसे एक स्टेप में लिखते हैं। जैसे आप पहले आप लिखे होंगे, जो किताब होती है, किताब के जो प्रश्नोत्तर होते हैं, आप पहले लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसको आप क्या करते हैं, क्रम से लिखते हैं। ये इसको क्या करते हैं, आप स्टेप फॉलो करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। आई बात समझ में, एल्गोरिथम क्या है। आइए हम लोग एल्गोरिथम के परिभाषा को देख लेते हैं। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। अच्छा, देखो जो एल्गोरिथम होता है, आप प्रश्न लिखते हो, उसके बाद उसका आंसर लिखते हो। जैसे वो भी तो स्टेप होता है, आप जो प्रश्न लिखोगे फिर उसका क्या लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, या पे एक स्टेप फॉलो कर रहे हो। लेकिन ये बताओ, आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हो और तीसरे का आंसर लिख रहे हो, आप तो ये स्टेप हुआ, ये स्टेप नहीं हुआ ना। तो इसी को जो एल्गोरिथम बोलते हैं। हर एक प्रकार से स्टेप के रूप में चलना ही क्या होता है बेटा, एल्गोरिथम। और प्रमेयिका आखिर क्या है। देखो, प्रमेयिका एक कथन हुआ है, मतलब उसको किसी ने दिया। जैसे पाइथागोरस प्रमेय किसी ने हमें दिया है, लेकिन हम उसके ऊपर सवालों को रख के क्या करते हैं, हल करते हैं। उसका हम लोग समाधान निकालते हैं। समस्या का हम क्या निकालते हैं, समाधान निकालते हैं। यह हमारा क्या होगा, प्रमेयिका होगी। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे ये बताओ, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपको पता है। लेकिन ये बताओ, ये किसने दिया था, बोलोगे सर पाइथागोरस ने। तो जो पाइथागोरस ने ये हमें फॉर्मूला दिया है, हम इसी के ऊपर अपने सवालों को रख के हल करते हैं और इसी से हम क्या निकालते हैं, उस समस्या का समाधान निकालते हैं। ये होता है एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो, एल्गोरिथम समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और प्रमेयिका भी समझेंगे। लेकिन प्रमेयिका आप इतना जान लो कि किसी के द्वारा दिया हुआ कथन है और उस पर हम समस्याओं को रख के उसका क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम हम समझेंगे किसी एक उदाहरण या एक प्रश्नावली को लेके, ठीक है। आप चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों, हम ले रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अच्छा, ये बताइए बेटा, एल्गोरिथम क्या है। मैंने अभी इसके पहले बताया कि इसको सुपरिभाषित चरणों में लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 135 और 225। देखो, जो बड़ी संख्या रहेगी वो हमेशा ब्रैकेट में रहेगी, एचसीएफ ज्ञात करना है ना। और जो छोटी संख्या रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, बाहर रहेगी। अच्छा, इसमें आप भाग दो। 135 में 225 का भाग करना, सॉरी 225 में 135 का भाग करना है। तो कैसे करेंगे। अच्छा, ये बताओ, दो बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा। अगर पहाड़ा दो बार लेके जाएं, 135 का कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, 270 आ रहा है। तो हम इसका पहाड़ा कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार। तो 135 बचा कितना, माइनस करो, 90। कितना बच गया, 90।
अब देखो ये यहाँ तक टर्म छोड़ देते थे तुम सब, ये जो आपका भाजक है, ये जो हमारा आपका भाजक है, अब ये आ जाएगा नीचे, जो आपका शेषफल वो भाजक बन जाएगा, जो भाजक है वो क्या बन जाएगा, भाग्य बन जाएगा। ठीक है, भाजक भाज्य, ठीक है भाज्य बन गया। अब फिर देखो 90 का पहाड़ा कितनी बार लेके जाओगे, 90 के 90, 90 टूना 180, तो कितनी बार जा रहा है पहाड़ा, एक बार जा रहा है, तो कितना बचा, सॉरी कितना आया 90, इसको घटाओ कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, अब देखो 45 आ गया तो 125 आया फिर 90 आया। देखो 125 को हमने पहले क्या लिया, भाज ले लिया, अब 90 को यहाँ पे क्या उठाएंगे, भाज लेंगे। तो फिर देखो यहाँ पे जो टर्म था, यहाँ पे शेषफल कितना आया 45 आया, और यहाँ पे जो इसका भाजक है वो कितना है 90, तो 90 यहाँ पे उतर गया। ठीक है बेटा, फिर ध्यान से देखो 90 उतर गया। अब बताओ 45 के भाग, 45 को पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाएगा, 2 बार पढ़ लें, 45 को 45, 45 दूनी 90, ये कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो क्या होता है कि पहले हमने किसका भाग किया 225 का, 225, इसको हम स्टेप में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, स्टेप्स में। स्टेप्स में कैसे लिखेंगे, ये कितना है 225 है, फिर बराबर में 135 गुणे कितनी बार भाग गई है, एक बार गई है, शेषफल कितना आया बेटा 90। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, शेषफल कितना आया था 90 आया था, और भाजक कितना था, सॉरी भाज्य कितना था 135 बराबर कितने, किससे भाग किए हैं 90 से। अच्छा कितने बार गई है पहाड़ा, एक बार, कितना शेषफल आया 45, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना रिमाइंडर कितना है 45, तो हम 45 से कर, सॉरी ये कितना है 90 बराबर, अब बताओ क्या लिखेंगे 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 प्लस का 0। अच्छा तो शेषफल कितना आ गया 0। तो इसकी जो एक टर्म्स होती है बेटा, देखो इसमें ये क्या था HCF था, यही होता था ना, और लेकिन यहाँ पे यह क्या होगा, ये HCF होगा, यह क्या होगा बेटा HCF होगा। देखो क्या होता है, जिससे भाग कर रहे हैं उसका गुणा, जितना भाग करने पे आया है उससे गुणा करके जितना शेषफल आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भाज, देखो क्या होता है, ये होता है बीच में भाजक, ये होता है भाज, ये होता है भाज्य फल। अगर बेटा इसका अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या होता है, भाजक बराबर भाज्य गुणे भाज्य फल, भाग्यफल प्लस ये क्या है हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अच्छा आई होप कितना आपको समझ में आया है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसका एक टर्म्स है बेटा, ये इसका एक थर्ड टर्म्स करता हूँ, जबकि सेकंड टर्म्स में आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा कितने बार जाएगी पहाड़ा। अब मैं इसका थर्ड का टर्म्स करता हूँ, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो ये है हमारा टर्म्स 867 और क्या है 255। तो इसमें बड़ा क्या है 867, 867 कहाँ लिखेंगे बीच में, किससे भाग लगाएंगे बेटा 255। अच्छा गेस करो पहाड़ा कितने बार जाएगा लमसम, 255 का अगर गुणा हम 4 बार करेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है यही ना, अगर 3 बार करें, ध्यान से देखना 3 बार करेंगे तो 5 तिहाई 15 हाथ में लगे, एक 5 तिहाई 15 के एक, एक 16, 5 3 दूना हम 6, एक 7, कितना आया 765 आ रहा है। अब बताओ इसको हम घटाएंगे तो कितना बच रहा है 102। अच्छा 102 आ गया, ठीक है बिल्कुल सही सर जी। तो यहाँ बताओ ये इसका भाजक क्या था, इसका जो हमारा भाग कर रहे थे वो क्या था 255 था, अब 255
यहाँ पे आ गया। अच्छा अब बताओ अब भाग कितनी बार जाएगी, है आइडिया? भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार, 204। अब तो बताओ कितना हो जाए, 51 बच गया। यहाँ पे कितना है, 102। 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो कितना हो जाएगा, 102। और शेषफल आपका कितना आ गया, 0। तो इसका जो आपका यहाँ पे देखो HCF हुआ करता था वो क्या था, 51। और इसी को जब हम स्टेप फॉर्म में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, स्टेप फॉर्म से। अच्छा बेटा ध्यान से देखना, आपको जो बोर्ड पेपर होता है ये भी टर्म्स करना और ये भी टर्म्स करना है, ये आप लगा देना, उसके नीचे ये टर्म्स लिखना पड़ेगा आपको, सुपरिभाषित चरणों में लिखना पड़ेगा। जैसे लिखेंगे चरण 1 में हमने क्या किया है, 867 लिया था और उसमें 255 का भाग लगाया, कितनी बार भाग गई, 3 बार, और शेषफल कितना आ गया, 102। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे चरण 2। अच्छा चरण 2 कितनी बार गई, 102 था, इसमें हमने कितना लिया, 255 लिया है, उसमें 100 कितने का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया है, कितनी बार भाग गई है, 2 बार गई है, और कितना शेषफल आया, 51। अच्छा ये बताओ 102, अब ये वाला टर्म्स कहाँ नीचे आ गया, 102 और कितना शेषफल आता है, 51 गुणे कितनी बार भाग लगाई है, 2 बार, और कितना शेषफल आ गया, 0। अतः जो हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। इसीलिए जो हमारा बी होगा वह इसका क्या हो जाएगा, HCF लिखेंगे। अतः 867 और 255 का HCF कितना है बेटा, 51। अच्छा आया इतना बात समझ में आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक और देख लीजिए, जो 196 था और कितना था बेटा, 38 2 2 20, इसका जो पहाड़ा था, तो ये लमसम 195 बार जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, 195 बार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो इसका शेषफल ही कितना है, इसका जो भागफल कितना आ गया, 195, इसका भाजक आ गया है। जब 196 में 195 का गुणा करेंगे तो +0, ये इसका क्या होगा, HCF होगा। इसका रिकमेंडेशन आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर है क्या। ठीक है, एल्गोरिथम समझ में आ गया, अब हम देखेंगे प्रमेयिका। लो स्क्रीनशॉट चलो, देखो ध्यान से। अब हम क्या पढ़ेंगे, विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। लिखा क्या गया है, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, a और b के लिए यहाँ पे 2 धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, जो कि क्या है, a और b है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, q और r क्या है इसमें विद्यमान है, जहाँ a जो होता है, a बराबर BQ+R होता है। ये इसका मतलब हो गया, ये इसका क्या हो गया, सीधा साधा मतलब हो गया है। जहाँ पे R जो होता है बेटा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, जबकि R जो होगा B से हमेशा छोटा होगा। जिस प्रकार आपने देखा इसके पहले कि भाजक बराबर भाज्य गुणे भाजफल, और प्लस का क्या था, शेषफल। देखो यहाँ पे जो शेषफल हुआ करता था वो 0 के लमसम था, वह भाज्य से छोटा भी होता था और 0 के क्या होता था, बराबर होता था। तो इसी प्रकार जो यहाँ पे b है, ये b से r क्या होगा, छोटा होगा, और r किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आइए हम इसके ऊपर सवाल को डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए हम देखते हैं आपकी किताब का उदाहरण नंबर 3। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है, जहाँ पे q एक क्या है, पूर्णांक। अच्छा ये बताओ, तुम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े हो,
क्या पढ़े, सॉल्व कर रहे हैं, देखना कैसे करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका पढ़े। अच्छा ये बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जहाँ पे जीरो के इक्वल होता है आर और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये कंडीशन हमेशा आपको लिखना है, ठीक है बेटा। फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया 4Q, तो हम यहाँ पे एग्जब कर रहे हैं v बराबर कितना है 4। अच्छा ये बताओ जब v बराबर 4 है तो हम r का मान कितना ले सकते हैं, 0 ले लें जो कि क्या है 4 से छोटा है, 1 भी ले लें, 2 भी ले लें और 3 भी ले लें। इन तीनों कंडीशंस को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब 4 कंडीशंस मिली हैं, यहाँ पे है केस नंबर फर्स्ट, यहाँ हल करेंगे, केस 2 यहाँ पे और केस 3 यहाँ पे, जबकि केस 4 जो है यहाँ। अच्छा केस 1 में क्या करेंगे हम, जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का मान क्या रख देंगे 0 पुट अप करेंगे, तो हमें a बराबर 4Q मिलेगा। कितना मिलेगा, एक 4Q मिलेगा, जो कि क्या है 2 से, जो कि तो 2 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है बेटा, ये धनात्मक समपूर्णांक है। ये एक पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, हम r बराबर 1 लेंगे। कितना लेंगे, r बराबर 1। तो इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, 4Q प्लस 1 इक्वल टू a। अच्छा ये बताओ ये 2 से विभाज्य है, नहीं, तो अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है यह, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और केस 3 में क्या करेंगे, r बराबर 2 ले लेंगे, इसी प्रकार हल कर डालेंगे 4Q प्लस 2। देखो ये जो 4Q प्लस 2 है यह r से क्या है, सॉरी यह 2 से क्या है विभाज्य है, अतः यह क्या है सम धनात्मक पूर्णांक है। यह क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा कंडीशन देखो, a बराबर 4Q प्लस 3 ले रहे हैं, यही ना। यहाँ पे r बराबर केस 3 में क्या रखना है, केस 4 में r बराबर 3 रखना है। देखो ये 2 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य होगा, तो अतः यह क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। देखो क्या करना है आपको, एक बार फिर समझ लेना। आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय आखिर कहती का है, a बराबर 4VQ प्लस आर, जहाँ पे जो 0 होता है r से बराबर होगा और r से क्या v से क्या होगा छोटा होगा। तो इसी प्रकार हम r का मान रखेंगे 0, 1, 2 और 3 रखेंगे। हम केस फर्स्ट में 0 मान रखेंगे, v का मान कितना हमें दिया 4, तो इसलिए v के स्थान पे 4 रख के r का मान पहले क्या रखेंगे 0 रखेंगे। फिर हमें 4Q मिल रहा है। अगर देखो मैं इसे अगर 2 से विभाज्य करूँ, ये विभाजित हो जा रहा है, तो अतः ये धन क्या हो गया समपूर्णांक हो गया। तो इसी प्रकार r बराबर 1 में, तो 4Q प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया a हो गया। तो ये अतः यह भी क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया, क्योंकि ये 2 से क्या होगा विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे पावर यूज करते हुए इसी क्वेश्चन को डी एंड करेंगे। अगर यही क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब ये हमारा मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है, आप लोग इसको नोट कर डालना। ये 5-7 सेट में किसी न किसी सेट में क्या होगा पूछ लिया जाएगा। ये काफ़ी ही चर्चित क्वेश्चन है इस साल भी। ये 2020, 21, 22 और 23 में रेगुलरली पूछा गया है। और इसको आइए हम लोग इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे ये हल होगा, एक एक स्टेप बारीकी से सुनना, और इसको हल करने का बहुत ही मजा आने वाला बेटा, ध्यान से सुनो। हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m अथवा 3m+1 के रूप का होता है। आइए हल करते हैं। देखो ये 100% आने वाला है, ये आपको रट डालना। ये 7 सेट बनते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, तो 7 सेट में से 5 सेटों में अनिवार्य है आना। ये क्वेश्चन ही इस साल बहुत ही चर्चित रहा है मेरे मित्रों। तो इसको हल करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ये काफी ही मोस्ट वायरल क्वेश्चन है इस साल का। तो फिर ध्यान से सुनना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप जानते हैं कि क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिख रहा हूँ a बराबर 4bq प्लस r, जहाँ पे 0 जो है r के बराबर अथवा r से क्या होगा, छोटा होगा, जबकि b के क्या होगा, ये छोटा होगा। ये इसका कंडीशंस है, ठीक है। अब हमें देखो क्या कह रहा है कि अगर हम b बराबर कितना रख दें, 3 रख दें, और r बराबर हमें क्या मिलेगा, फिर 0 1 2, ये हमें मिलने वाला है r के मान के बराबर। इतना आपको पता है, क्योंकि जो b का वैल्यू होती है वो r से हमेशा क्या होती है बेटा, लेस देन होती है, ठीक है। तो देखो केस नंबर फर्स्ट, आई होप कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं केस फर्स्ट लगा रहा हूँ। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे दिया है a बराबर 3q की q रहने दो प्लस 0, ठीक है। जबकि बेटा इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। हुआ ध्यान से। अच्छा ये बताओ 9q स्क्वायर है ना, तो इसको मैं 3 ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बताना, कमेंट में बताओ। इसको मैं 3, इसमें से कॉमन लेके 3q का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 3q स्क्वायर है वो किससे प्रदर्शित होगा, m से प्रदर्शित होगा। तो इसीलिए a स्क्वायर बराबर 3m। चलो ये प्रूव्ड हुआ। अच्छा एक बार कमेंट करके बताओ, आया समझ में। एक क्वेश्चन आया, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल का फंडा है। a बराबर पहले क्या रखोगे, r का मान लिख लेना, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो a बराबर 3q प्लस 0, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे। आप लोग लिख के आना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। फिर देखो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर अंदर बचा है, जो ब्रैकेट में बचा है उसको हम क्या मानेंगे, m। जो ब्रैकेट में बेटा बचा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो इसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया, पहला पोर्शन ये क्लियर हो गया। आया समझ में। अब देखो केस नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, r का मान कितना लेंगे, 1 रखेंगे, कितना रखने पर, r का मान 1 रखने पर। इसी प्रकार a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा ये दोनों पक्षों का वर्ग किए तो आखिर मिला क्या हमें, चलो देखते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3q प्लस का 1 स्क्वायर हुआ। अब देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूलेट में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, जब इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर बना। तो इसी प्रकार a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6q प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लेता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1, ठीक है। अब इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में ले लूँ, कौन कितने ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट। अच्छा यहाँ से तुम देखो 3 मिल रहा है कॉमन, क्यों बेटा मिला, 3 कॉमन मिला, चलो 3 कॉमन मिल गया, तो अंदर क्या बच रहा है, ध्यान से देखना, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 बच रहा है, 2q प्लस का 1। जो अंदर वाला फॉर्मेट में बेटा ये किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है। जो अंदर वाला फॉर्मेट है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम क्या मानेंगे, x जब m करेंगे, तो 3m प्लस 1 a स्क्वायर बराबर, तो बताओ
यहाँ पे जो m है ये द्विघात सॉरी ये है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है कि नहीं है, एक बार कमेंट करो हाँ है कि नहीं। चलो बेटा प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो बताओ आसान है कि नहीं, हमें यही दोनों पूछ रहा है तो इसके आगे सिद्ध भी मत करो, लिख दो ध्यान से प्रूव्ड इट, हो गया क्वेश्चन। चलो आया समझ में, फिर रिवीजन कर दिया जाए। सुनो ध्यान से, हम लोग पहले क्या लेंगे 0 1 2, आप मन कहे तो 2 वाला भी टर्म्स क्या करना लगा देना। तो इसी प्रकार दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो 3 को कॉमन लेके बाकी सबको क्या करेंगे हम लोग एक ब्रैकेट में रख देंगे। 3 को हम लोग जस्ट कॉमन लेंगे, उसके बाद सबको क्या करेंगे बेटा ब्रैकेट में रख देंगे। तो हमें ये दोनों टर्म्स हमने पूछा था, ये हमने क्या कर दिया है बता दिया है। आया समझ में। तो देखो हालांकि ये जो परीक्षा में जल्दी ये वाला क्वेश्चन जो होता है इसके फॉर्मेट में पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये जो परीक्षा होती है ना इसमें 3m मिटा दिया जाता है, बस 3m+1 पूछा जाता है। तो ये कर लेना। कुछ लोग बोलेंगे सर आप 2 वाला नहीं निकाल रहे हो, चलो 2 वाला भी निकाल के देखते हैं। केस 3 में देखो क्या करेंगे, r बराबर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, r का मान कितना रखेंगे 2। चलो a बराबर 3q + 2 उसी के साथ सीधे फॉर्मेट, फिर क्या होगा 9q² प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12q प्लस का 2, ये हो गया। चलो अब ये फॉर्मेट हो गया बेटा। देखो 2 का पहाड़ा जब हम लोग 3 में पढ़े और फिर 2 में पढ़े, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गया फॉर्मेट। यहाँ से जब हम लोग 3 कॉमन लेना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3q लेना पड़ेगा कॉमन, सॉरी यहाँ पे 3 जब कॉमन लोगे 3q² प्लस 4q, जबकि ये देखो ये जो 3 है ना ये 3 4 से क्या होना चाहिए, सॉरी 4 इससे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे छोटी वैल्यू होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था छोटी वैल्यू, जिस प्रकार की यहाँ पे हुई थी। आया समझ में। क्यों r बराबर 2 नहीं रखा मैंने, क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है 3q² प्लस 4q वाला ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4-5 सालों से पूछा जा रहा है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ पे n एक क्या है प्राकृत की संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए n की पावर n के लास्ट में क्या होगा शून्य होगा। जैसे लास्ट में आप 10 देखते हैं ना, तो ये 10 जो है लास्ट में क्या है इसके शून्य है। तो ये 4 की पावर कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में क्या होगी शून्य होगी, ऐसी कोई हमें क्या बतानी है संख्या बतानी है। तो एक बार आप कोशिश करो बताने की। चलो देखते हैं, आइए देखते हैं फिर इसका क्वेश्चन का आंसर। चलो और देखते हैं फिर। 4 की पावर n अंक पर क्या हो गया समाप्त होती है। अच्छा 4 का ऐसा फैक्टर करो, 4 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड करो, इसमें क्या आ रहे हैं 2 आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहे हैं 4 को हम क्या लिख रहे हैं 2 × 2, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, ये इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि इसमें 2 की पावर 2 की और 5 का है कोई फैक्टर। जब 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तभी ना हमें लास्ट में 10 मिलेगा, नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 क्या है नहीं है, जबकि 2 की पावर 2 उपस्थित है। क्या है इसमें उपस्थित है। जब बताओ 2 की पावर 2 उपस्थित है लेकिन 2 की 5 क्या है नहीं उपस्थित है, तो इसीलिए हम कह
हम कहेंगे कि 4 की पावर n के लिए ऐसा कोई मान उपलब्ध नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक क्या हो जाएगा, शून्य पर, 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। आया समझ में? अच्छा एक बार फिर से सुनना कि ऐसा कोई मेन फैक्टर नहीं होगा। आखिर मैंने क्या क्या दिया, 4 की पावर n जब उसका बेस क्या है, इसका जो बेस है वो क्या है, 4 है ना, इसका जो बेस क्या है 4 है। तो आखिर मैंने 4 को क्या क्या दिया है कि ये जो है 4 की पावर n पर समाप्ति ही नहीं होगा। ध्यान से सुनना, 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, ये मानते हो? ये क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, जबकि 2 की पावर 2 उपस्थित है। अच्छा जी अभी ये बताओ, 2 में किसी वस्तु मतलब 2 में जब 5 का आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, जिसके लास्ट पे क्या है, शून्य है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n के लिए ऐसा कोई सिग्मेट या ऐसा कोई वैल्यू परफेक्शन नहीं होगी जो कि शून्य पर क्या होगा, समाप्त होगा। आया समझ में? स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे पे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा फिर भी बता सकते हो आप, लो स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ध्यान दो कि अब हमारे पास ये हमारा 1.1 हमने क्या कर दिया है, डेट्स क्लियर कर दिया है। अब हम 1.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। किसके तरफ मूव हो रहे हैं, 1.2 की तरफ। तो 1.2 में पहुंचने से पहले मैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, अभाज्य संख्याएं पहले आपको जानना पड़ेगा। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो खुद से कटे, वह क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें दिया है मेन फैक्टर क्या, आइए हम क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। 6 दिया है, 72 दिया है और 100 क्या दिया है, 20। इसका हमें क्या करना है, सबका अभाज्य खंड करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा बताना है ना। तो पहले मैं इसका क्या कर ले रहा हूँ, इसका मैं अभाज्य गुणनखंड कर दे रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए। देखो दो तिहाई 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। उसी प्रकार जब 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 6 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, वहां जाके हो 36। तो इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं, करते रहिए आप लोग भी। अच्छा अब ध्यान से देखना, हमें 6 में क्या मिला, 6 के बराबर क्या मिला, 2 और 2 की पावर 1 मिली है, 3 की पावर कितनी मिली है, 1 मिली है। फिर हम क्या लिए हैं, 72। 72 में 2 है और क्या है, 3 है। 3 की पावर बेटा कितनी है, 2 है, और जबकि जो हमारा 2 है, 2 की पावर कितनी है, 3 है। और फिर हमारा कौन सी संख्या है, 120। 120 में क्या है, 2 की पावर कितनी बार है, 3 बार है, 3 की पावर 1 बार है, 5 की पावर क्या है, 1 बार है। अच्छा मेरे बच्चों ध्यान दो कि ये तीनों का फैक्टर जब आप को फैक्टर निकाल लोगे, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि इसकी कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड इसका कर चुके होगे, तो इन दोनों में जो आता है वह इसमें क्या करना है, घातांक के रूप में लिख देना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सब में कॉमन क्या मिल रहा है, HCF कैसे निकालेंगे, यही ना सर फालतू बात नहीं हो, HCF बताओ कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 और 3। ठीक है समझ में आ गया, 2 और 3। लेकिन बेटा 2 और 3 की कौन सी घात लेंगे, जिसकी घात मिनिमम होगी, क्या होगी, मिनिमम। अच्छा बताओ 3 है, 3 है, ये कितना, 1 है, मिनिमम कितना हो गया, 1। इसी प्रकार आप 3 बताइए कितना मिनिमम होगा, 1 होगा। तो यहाँ क्या मिला, 3 दूनी 6, ये हमारा क्या हो गया बेटा, HCF हो गया। ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। फिर ध्यान से देखना,
अब हम पूरी संख्या जो भी है, जितनी संख्याएं हैं सबको ले लेंगे, लेकिन उसकी मैक्सिमम घात लेंगे। कितनी घात लेंगे? मैक्सिमम घात लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करो। दो के दो, दो दो, दो दो नहीं क्या, दो तिहाई, दो के दो, दो दो नहीं हम चार, चार दो नहीं हम आठ, ये हमारा जो है 8 आ गया। उसके बाद 3 3 के 9 आ गया, फिर 5 आ गया। ठीक है, चलो 5 9 45, 45 बटे 360, इसका एलसीएम बेटा कितना आ गया? 360। एक बार आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। देखो मैं बता दे रहा हूँ एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जब जिसकी पावर सबसे कम होगी, क्या होगी? सबसे कम पावर वाले को, और जो सब में मिलेगा वह उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में बेटा सब ले लेते हैं, आल टू आल, और लेकिन उसकी क्या लेंगे? सबसे मैक्सिमम घात लेंगे। जहां पे यहाँ पे 2 3 और 5 है, 2 3 और 5 को ले लिया, लेकिन इसमें से जिसकी मैक्सिमम घात है मैंने उसको एग्जॉर्ब किया है। आया समझ में आप सबको? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम वो करते हैं इस प्रश्नावली के सबसे वायरल क्वेश्चन पे, जो कि हर एक बोर्ड पेपर में आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो तो फ्रेंड्स ये देखो, ये हमारा वायरल क्वेश्चन है कि 48 और 96 ये दो संख्याएं दी रहेंगी, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। और हमें ये पुष्टि करनी है कि एलसीएम का गुणा जब एचसीएफ में करेंगे तो हमें दी गई संख्याओं के दोनों के क्या प्राप्त होगा? गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। ये हमें क्या करना है? सिद्ध कर रहा है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि बेटा आपका 27 तारीख को, 27 फरवरी 2024 को आपका मैथ का पेपर है कक्षा 10 वालों के लिए। तो इसीलिए यूपी बोर्ड की हर एक, जिस दिन यूपी बोर्ड के मैथ का पेपर होगा उसके शाम को आपको मैथ पेपर के हर एक क्वेश्चन का आंसर इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए आप, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर दे? शेयर कर दे। देखना 48 और क्या दिया है? 96। इसका चलो इसका निकाल दो। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे। आप भी निकालो साथ में। सेम मान चलो यही निकलेगा। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो 48 हमने लिया है और यहाँ पे कितना लिया है? 96 लिया है। दोनों में क्या अंतर है? इसमें 2 की पावर कितनी है? 4 है, और जबकि इसमें 3 की पावर 1 है। यहाँ पे 2 की पावर बेटा अभी 4, 1 2 3 4 5 है। इसमें 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 1 है। अच्छा इसका एचसीएफ क्या होगा बेटा? ध्यान से बताओ, इसका एचसीएफ क्या होने वाला है? चलो एचसीएफ बताओ सर। इसमें जो सबसे कम पावर है 3 की पावर 1 कम है, और 2 में 2 की पावर 4 कम है। चलो 2 के 2, 2 दो नहीं हम 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके, सॉरी 2 के 2, 2 दो नहीं हम 4, 4 दो नहीं हम 8, और 8 दो नहीं हम 16। तो हमें यह कितना मिला? 16 और गुणे 3, 16 तिया 48। तो इसका बेटा एचसीएफ हमें कितना मिल गया? 48 मिल गया। कितना मिल गया? 48। तो अब हम इसकी बात करते हैं एलसीएम। ध्यान से देखना, सब टर्म्स को उठा लो, 2 और 3 ही है, और सबसे हाईएस्ट घात उतारना। ये इसका 2 की पावर 5 है और 3 की पावर कितनी है? 1 है। तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है बेटा 32, और गुणे 3। जब 32 में 3 का आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 96। कितना मिला? 96। तो हमें पुष्टि किसकी करनी है? ध्यान से देखना, शर्तानुसार लिखेंगे। शर्तानुसार एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू 48 गुणे 96। ये मिला? ठीक है, देखो हमारा एलसीएम बेटा 96। ध्यान से सुनना, 96 एलसीएम है और एचसीएफ कितना है? 48 है। और यहाँ पे दी गई दोनों संख्याएं कितनी है? 48 है। अच्छा ये बताओ, आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब आपका इसका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 6000,
4608 बराबर 4608। इसको आप नोट करो और इसको रट के जानना बेटा। इसको हमें 100% बता रहा हूँ, इसको रट के जाना। इससे 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, अथवा में करके इससे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको रट लेना बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा ये जो आपकी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जा रही है, तो जिसके कारण हम इससे आगे वाला हमारा बचा क्या है कि प्रश्नावली 1.3 और 1.4 ये दोनों प्रश्नावलियाँ हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर लेंगे, जो कि आपको आज की शाम 8 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और बीच में दोपहर में 2 बजे के लमसम 2 बजे तक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज में 15 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे, और 15 क्वेश्चन के साथ साथ 20 MCQ भी रहेंगे। बेटा जुड़ना ना भूले, दोपहर में 2 बजे और शाम को 8 बजे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर हम मिलते हैं दोपहर में 2 बजे। तो वेलकम बैक, वेलकम। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और वीडियो को भी क्या करना, लाइक करना। तो शेयर कर दो एक बार, और फिर मिलते हैं बाद में। जय हिंद।